हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं राहुल भारद्वाज आज 20 MCQ क्वेश्चनों की एक सीरीज़ लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसका उद्देश्य है कि हम वाणिज्य को बेसिक से समझें। जो हमारी कमियाँ हैं, जो हमारा अधूरा ज्ञान है, उसे हम इस समय में पूरा करें, ताकि वो कमी हमारी आगे भविष्य में ना बनी रह जाए। अब समय भी है और यह आशा के साथ कि आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो सीरीज़ का प्रारंभ करते हैं। पुस्त पालन का सर्वप्रथम उपयोग हुआ। बुक कीपिंग। पुस्त पालन, बुक कीपिंग। पुस्त पालन का सर्वप्रथम उपयोग हुआ इंग्लैंड में, अमेरिका में, भारत में, इटली में। सभी ऑप्शनों को ध्यान से सुनना है, देखना है और सही ऑप्शन को चूज़ करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इटली। पुस्त पालन का सर्वप्रथम उपयोग इटली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, पुस्त पालन का जनक माना जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ बुक कीपिंग? कार्टर, ल्यूका पैसियोली, विलियम पिकल्स, एडवर्ड। पुस्त पालन का जनक माना जाता है, फाउंडर ऑफ बुक कीपिंग। आंसर को चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ल्यूका पैसियोली। ल्यूका पैसियोली। क्वेश्चन नंबर 3, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? कार्टर, ल्यूका पैसियोली, विलियम पिकल्स, एडवर्ड। इस तरीके के क्वेश्चन हमें ज़्यादातर दिखाई देते हैं जहाँ पर हमें ऑप्शन सेम हो और कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए कि हम कहाँ पर गलत हैं। क्या दोनों क्वेश्चनों के आंसर एक होंगे या फिर अलग अलग होंगे? कौन से का सही है, कौन से का गलत है? इस चीज़ पर हम कई बार विचार करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है कि हम विद कॉन्फिडेंस अपने ऑप्शन को चूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी, लूका पैसियोली। पुस्त पालन के जनक और दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लूका पैसियोली, जिसका कहीं कहीं पुस्तकों में नाम ल्यूकस पैसियोली के नाम से भी आता है। क्वेश्चन नंबर 4, ल्यूका पैसियोली निवासी थे इटली के, फ्रांस के, अमेरिका के, ब्रिटेन के। क्वेश्चन के ऑप्शन को चूज़ करके कमेंट करना है। टाइम एडजस्टमेंट हमें रखना है कि हम 20 क्वेश्चन 20 मिनट से पहले पूरे करें, क्योंकि जो टाइम हमारा बचता है वो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में भी लगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए, इटली। लूका पैसियोली इटली के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 5, यंत्रीकरण संभव है। यंत्रीकरण का दूसरा नाम मशीनीकरण के रूप में लिया जाता है कि मशीनों का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? पुस्त पालन में, बुक कीपिंग में, लेखाक्रम लेखांकन में, लेखाशास्त्र में। यंत्रीकरण, मशीनीकरण का प्रयोग संभव है पुस्त पालन में, लेखाक्रम में, लेखांकन में या लेखाशास्त्र में।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पुस्तक पालन में। जैसा कि हम पुस्तक पालन के बारे में जानते हैं कि पुस्तकों को विधि पूर्वक रखने की कला को हम पुस्तक पालन कहते हैं। नस्तीकरण, फाइलिंग सभी इसी से रिलेटेड हैं। उसमें भी फाइलों को, पत्रों को, पुस्तकों को विधि पूर्वक रखा जाता है और उसमें हमने अनेक विधियों के बारे में पढ़ा है और उसमें मशीनीकरण का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े व्यापारिक कार्यालयों में इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। प्रतिलिपिकरण, बहुप्रतिलिपिकरण कहीं ना कहीं सब पुस्तक पालन के ही भाग हैं, इसलिए यंत्रीकरण पुस्तक पालन में संभव है। क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक पालन का प्रथम चरण है। पुस्तक पालन कहाँ से प्रारंभ होता है? वित्तीय लेन देनों की पहचान, जर्नल में लेखा, खतौनी करना या सारांश देना। अपने सही ऑप्शन को चूज करना है और कमेंट करना है कि पुस्तक पालन का प्रारंभ कहाँ से होता है, उसका प्रथम चरण क्या है। वित्तीय लेन देनों की पहचान की जाती है या जर्नल में लेखा किया जाता है, खतौनी की जाती है या सारांश निकाला जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वित्तीय लेन देनों की पहचान। क्योंकि हम जानते हैं कि जर्नल में लेखा करने से पहले हम लेन देनों को स्मरण पुस्तिका में चढ़ाते हैं। एक कच्ची बही बना ली जाती है जिसमें लेन देनों के होने के तुरंत बाद ही उसका लेखा कर दिया जाता है और उसके बाद उसे रोजनामचे में लिखा जाता है। तो वित्तीय लेन देनों की पहले पहचान की जाती है, फिर जर्नल में लेखा किया जाता है, फिर खतौनी की जाती है और उसके बाद फिर हम उसकी व्याख्या करते हैं, उसका सारांश निकालते हैं। तो पुस्तक पालन का प्रथम चरण वित्तीय लेन देनों की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। एक व्यापारी अपने यहाँ लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? लागत लेखांकन को, वित्तीय लेखांकन को, कर लेखांकन को, प्रबंधकीय लेखांकन को। सही ऑप्शन को चूज करना है और कमेंट करना है। इससे यह पता चलता है कि हम कितने एक्टिव हैं, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वित्तीय लेखांकन। हमारे यहाँ पर जर्नल में लेखा करना, खतौनी करना, तलपट तैयार करना या अंतिम खाते बनाना, ये सभी वित्तीय लेखांकन के ही पार्ट होते हैं। इसलिए वित्तीय लेखांकन व्यापारी अपने यहाँ पर प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 8, शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए कौन सी छूट दी जाती है? नगद छूट, व्यापारिक छूट, विशेष छूट, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है, सभी को अपना आंसर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नगद छूट। क्योंकि हम जानते हैं कि नगद छूट शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से दी जाती है, जबकि व्यापारिक छूट माल की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है। विशेष छूट किसी विशेष कारण से दी जाती है, किसी विशेष उत्सव पर दी जाती है, इसके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जबकि शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए नगद छूट दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, बिना बिके माल को किस नाम से जाना जाता है? जो माल बिकने से रह जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? रहतिया, क्रय एवं विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रहतिया। क्योंकि हम जानते हैं कि जो माल वर्ष के अंत में बिकने से रह जाता है उसे हम अंतिम रहतिया कहते हैं। क्रय विक्रय माल का खरीदना और बेचना होता है।
क्रय वापसी खरीदे हुए माल को वापस करना होता है, विक्रय वापसी बिके हुए माल को वापस करना होता है। तो बिना बिका माल यदि हमारे स्टॉक में बचता है तो वह रहती के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का है, पूरक है, सहायक है, पूरक एवं सहायक दोनों हैं, या फिर वैकल्पिक है, इसका विकल्प है। चाहे हम लागत लेखांकन का प्रयोग कर लें या वित्तीय लेखांकन का, एक विकल्प हमारे सामने उपस्थित होता है। क्वेश्चन को चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पूरक है, क्योंकि लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन में सहायक होता है, इसलिए इसे पूरक माना जाता है। सहायक पूरक का मतलब है कि जो इसके उद्देश्यों को पूरा करता है। तो लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन के उद्देश्यों को पूरा करता है, इसलिए इसे इसका पूरक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, वह व्यवस्था जिसमें उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तु के निर्माण से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सहायक होती हैं, कहलाती हैं। वह व्यवस्था जिसमें उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तु के निर्माण से उपभोक्ता तक पहुंचने में सहायक होती हैं, कहलाती हैं पेशा, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग। सही विकल्प को चूज करेंगे और अपने आंसर को कमेंट में देंगे। हम कितने सक्रिय हैं वो आपके कमेंटों से ज्ञात हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाणिज्य, ऑप्शन बी, वाणिज्य, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं का योग वाणिज्य कहलाता है, जिसमें माल के क्रय विक्रय के साथ साथ उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें ग्राहक के घर तक माल पहुंचाने की व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 12, वह संपत्तियां जिन्हें हम देख तथा छू सकते हैं कहलाती है मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, वास्तविक संपत्ति, अदृश्य संपत्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मूर्त संपत्तियाँ। ऐसी संपत्तियाँ जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे हमारी मूर्त संपत्तियाँ कहलाती हैं। जैसे मशीन, फर्नीचर, भवन मूर्त संपत्तियाँ हैं। अमूर्त संपत्तियाँ जो नहीं दिखाई देती, जिन्हें हम केवल कल्पना करते हैं, जैसे ख्याति, वह हमारी अमूर्त संपत्ति है। तो वह संपत्ति जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह मूर्त संपत्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13, व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान प्राप्त की गई प्राप्तियां कहलाती हैं आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, संभाव्य प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को चूज करना है तथा कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आयगत प्राप्ति, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ष के दौरान जो छोटे छोटे दैनिक लेन देन होते हैं वो हमारे आयगत श्रेणी में रखे जाते हैं और उन्हीं से संबंधित यदि कोई प्राप्ति है तो वह हमारी आयगत प्राप्ति कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, लेखा शास्त्र के सिद्धांतों को अपनाया जाता है स्वीकृति के आधार पर, सर्वमान्यता के आधार पर, दोनों के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। लेखा शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उन्हें अपनाया जाता है किसके आधार पर? सही ऑप्शन को हम चूज करेंगे और कमेंट करना है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वीकृति के आधार पर। जिस तथ्य को सभी स्वीकार कर लेते हैं उनकी स्वीकृति के आधार पर उस सिद्धांत को अपनाया जाता है। लेखाशास्त्र के सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी हैं, सार्वभौमिक हैं, परिवर्तनशील हैं, इनमें से कोई नहीं। लेखाशास्त्र के सिद्धांत स्थायी होते हैं, सार्वभौमिक सभी जगह पाए जाते हैं, परिवर्तनशील इनमें परिवर्तन पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, परिवर्तनशील। क्योंकि हम जानते हैं कि लेखाशास्त्र के सिद्धांतों में समय समय पर उनकी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन पाए जाते हैं जो हमें वास्तविकता और आधुनिक जगत से जोड़े रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि व्यवसाय की कुल संपत्ति 4 लाख रुपए की है तथा बाह्य दायित्व 1,30,000 के हैं, तब व्यवसाय की पूंजी होगी 5,30,000, 2,70,000, 2,65,000, 4 लाख। सभी छात्रों को अपने पास रफ कॉपी भी रखनी है, जबकि कुछ कैलकुलेशन माइंडली कैलकुलेशन होती हैं, फिर भी हमें एक रफ कॉपी पेन का सहारा लेना है कि जहाँ पर हमें ज़रूरत महसूस हो हम टाइम को कम से कम लगाएं और हम उस चीज़ को क्लियर ऑप्शन को चूज़ कर सकें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2,70,000। क्योंकि हम जानते हैं कि संपत्ति बराबर कुल दायित्व प्लस पूंजी होता है। कुल संपत्तियां 4 लाख रुपए, जबकि बाह्य दायित्व 1,30,000 रुपये, तब व्यवसाय की पूंजी होगी 4 लाख माइनस 1,30,000, 2,70,000 रुपये। जिस क्वेश्चन की हम पहले बात कर चुके हैं वही क्वेश्चन हमारे सामने फिर आया है। क्वेश्चन नंबर 17, संपत्ति बराबर बाह्य दायित्व प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन है रोकड़, लेनदार, पूंजी, देय बिल। इसी से पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि संपत्ति बराबर बाह्य दायित्व प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सही चूज़ करने के बाद कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पूंजी। संपत्ति बराबर बाह्य दायित्व प्लस पूंजी होता है। उसी क्वेश्चन का प्रयोग हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन नंबर 16, यदि व्यवसाय की कुल संपत्ति 4 लाख रुपए की है तथा बाह्य दायित्व 1,30,000 रुपये के हैं, तब व्यवसाय की पूंजी होगी। तो पूंजी निकालने के लिए हमने 4 लाख में से 1,30,000 को घटाने के बाद पूंजी बराबर 2,70,000 रुपये की थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखना है, व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। जो व्यापार का स्वामी है वो व्यापार का लेनदार माना जाता है। कौन सी अवधारणा के अनुसार? मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार, लागत अवधारणा के अनुसार, द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार, पृथक अस्तित्व अवधारणा के अनुसार। कौन सी विचारधारा है जिसके अनुसार व्यापार के स्वामी को व्यापार का लेनदार माना जाता है? सही ऑप्शन को चूज़ करना है तथा कमेंट में सही ऑप्शन देना है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। क्योंकि व्यवसाय का स्वामी, व्यापार का लेनदार पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार माना जाता है। इस अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी तथा व्यापार दोनों अलग अलग माने जाते हैं। इस अवधारणा के अनुसार बताया जाता है कि व्यापार के स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी भी एक ऋण के समान मानी जाती है, जिस पर उसे ब्याज देना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 वित्तीय वर्ष कहलाता है। फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को चूज करेंगे और अपने आंसर को कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्योंकि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च में समाप्त होता है, जबकि कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर में समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आय में शामिल किया जाता है प्राप्त आय को, अप्राप्य आय को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को चूज करें और अपना आंसर कमेंट में दें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों को। आय में हम उस आय को भी शामिल करते हैं जो प्राप्त हो गई है, तथा हम उस आय को भी शामिल करते हैं जो प्राप्त होनी है, इसलिए दोनों आयों को हम शामिल करते हैं। तो यह हमारी प्रथम सीरीज़ थी। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।